नमस्कार। अब प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआ आपने सुनी। इसी श्रृंखला में आज मैं उनकी मशहूर कहानी, विशेषकर दलित विमर्श में तीन चार कहानियाँ आती है। फूस की रात, कफन, सदगति, ठाकुर का कुआ। इन कहानियों को लेकर के प्रेमचंद के बारे में आज भी दलित विमर्श में लगातार चर्चा होती है। और प्रेमचंद ठीक वैसे ही जैसे कबीर समकालीन बने हुए हैं, इसी तरह से प्रेमचंद हमारे बीच में पक्षधर तो जब बात करते हैं, इसके अलावा विरोधी भी उन्हें किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं। हर रचनाकार वो जिस पर सवाल उठता है वो अधिक समकालीन होता है, जिस पर सवाल ही नहीं उठता वो भुला दिया जाता है। रचनाकार की खासियत बताते हुए हंस के संपादक राजेंद्र यादव को याद किया जा सकता है। राजेंद्र यादव कथाकार थे और कथाकार होते हुए प्रेमचंद की विरासत को संभाले हुए रहे। हंस पत्रिका को लगातार जीते जी 25 साल से अधिक उसका संपादन करते रहे और विरासत में हमारे सामने छोड़ जाते हैं पूरा साहित्य। और उनकी बहसें दलित विमर्श हंस में एक मुख्य स्थान पाता है। बावजूद इसके कि लोग लगातार राजेंद्र यादव का और हंस का विरोध करते रहते थे। राजेंद्र यादव उसी श्रृंखला में आते हैं, ठीक कबीर की तरह। कहा जाता है कि 1000 साल के हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वाधिक आधुनिक अगर कोई कवि है, मध्यकाल में है, तो वो कबीर होते हैं। और आज हम चाहें या ना चाहें, कबीर को हम समकालीन दौर में हमारे आस पास पाते हैं, क्योंकि वो समाज को दिशा देते हैं, समाज पर सवाल उठाते हैं। समाज को आगे आना चाहिए, इस अर्थ में 500-600 साल पहले कबीर डंके की चोट अपनी बात कहते थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रचनाकार समाज से टकराता है और राजेंद्र यादव हंस पत्रिका में लगातार इस टकराहट को जिंदा रखते हैं। मैं यूँ कह सकता हूँ कि जिस तरह से हम कबीर को आज याद करते हैं और कबीर के बरअक्स तुलसीदास को मानने वाले, समझने वाले, गुणगान करने वाले कम नहीं है, लेकिन समाज में एक संतुलन कायम करने के लिए यह समाज को आगे कैसे ले जाया जा सकता है, तब हमें कबीर को याद करना ही पड़ता है। ठीक इसी तरह से जब कबीर को या प्रेमचंद को या इस समाज में चल रही विसंगति, विषमता को लेकर के हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव जब अपने संपादकीय लिखते हैं, तो आखिर वो इतने चर्चित, विवादास्पद क्यों कर होते हैं, इस पर अगर हम गौर करें तो पाते हैं कि जिस तरह से मध्यकाल में कबीर समाज को सीधे उंगली दिखा रहे थे, ठीक वैसे ही महात्मा गांधी के दौरान अंबेडकर
अम्बेडकर के चित्र दो चौराहों पर आप एक उंगली, सीधी उंगली जो आसमान की तरफ उठी हुई, ऐसा लगता है जैसे समाज को दिशा दे रहे हो। ठीक ऐसे ही कबीरदास दिशा देते हुए नजर आते हैं, ठीक प्रेमचंद इसी तरह से, लेकिन ठीक नहीं। प्रेमचंद में ऐसा लगता है कि समाज के लिए आज अगर हम वर्तमान समाज का विश्लेषण करें, मूल्यांकन करें, तो पाएंगे कि समाज का अधिकांश तबका तुलसी के साथ खड़ा नजर आता है या तुलसी में संतोष पाता है। आपको घर का नांगड़ करना है, घर में प्रवेश पाना है, तुलसीदास की रामचरितमानस का पाठ कर लिया जाएगा। सुने न सुने, समझे न समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करेंगे। इस तरह से वो तुलसीदास को याद कर लेते। लेकिन वैचारिक तौर पर अगर देखते हैं, तब कबीरदास वैचारिक गोष्ठियों में हमें रास्ता दिखाते हुए नजर आते हैं कि समाज किस तरह से गलत रास्ते पर जा रहा है। ठीक इसी तरह से अंबेडकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से बहस करते हैं और पैरेलल एक समानांतर आंदोलन खड़ा करते हैं। और अंबेडकर की वो चुनौतियाँ जो गांधी जी के दौरान वो भारतीय समाज ने देखी, संविधान लिखा गया और अंततः ये निष्कर्ष निकल के आया है कि भारतीय समाज का एक तबका ऐसा है जिसको समानता का, सम्मान का हक है, जो लोकतंत्र की जरूरत है। और यही कारण है कि कोई 3-4 दशक आज़ादी के बाद दलित विमर्श हिंदी पट्टी में उभरता है। हालांकि महाराष्ट्र में जहाँ अंबेडकर का जन्म होता है, वहाँ बेशक मराठी में दलित साहित्य की रचना हो रही थी अंबेडकरी विचारों के आधार पर, शायद वहीं से प्रेरणा लेकर हिंदी पट्टी में धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर, शिवराज सिंह बेचैन, करदम और बहुत सारे लेखक नई पीढ़ी के उभर के आए जिन्होंने आत्मकथाएं लिखी। पता चला कि अपनी आत्मकथाएं लिखते लिखते ही उन्होंने एक दलित विमर्श खड़ा कर दिया जो आज विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में शामिल है। पता चला कि यूपीएससी में प्रेमचंद की 16 कहानियां ली गई, उसमें कपन, पूस की रात, सदगति शामिल है। इसके बहाने विद्यार्थियों में या प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले हिंदी साहित्य लेकर के आईएएस की तैयारी करने वाले, बनने वाले, वो भी प्रेमचंद की कहानी पढ़ेंगे। विश्वविद्यालयों में खास करके आदिवासी और दलित पाठ्यक्रमों में कहानी, उपन्यास, कविताओं के रूप में लिए जा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में मैं एक तरह से हिंदी के विद्यार्थी इस विमर्श को भी समझे हैं जो हाल ही में कोटा विश्वविद्यालय ने 4 ऐसी कहानियां जोड़ी है। उसमें ठाकुर का कुआं है। ठाकुर का कुआं भी है कि हिंदी के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, कितना समझते हैं। अगर वो इस बहस को, इस विमर्श को भी समझ लेते हैं, जो आगे चल कर के एमए करने के बाद चाहे वो नौकरी करें, बिजनेस करें या समाज में रह कर के गुजर बसर करें, विचार अगर करते हैं तो उनको ये विमर्श सामने खड़ा मिलेगा। तो मैं हिंदी साहित्य के वर्तमान ऐसे विषय की ओर कथा साहित्य के बतौर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ
जो पिछली 4-5 कहानी श्रृंखला में सामान्य तौर पर कहानी के बारे में सुन चुके हैं। जब हम ठाकुर का कुआं की बात बीए स्तरीय विद्यार्थियों के लिए बात कर रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि सदगति की जब हम बात करते हैं तो ये बीए नहीं, एमए के विद्यार्थी जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, या वो प्राध्यापक जो विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, या वे रचनाकार जो समाज में रह करके लिख रहे हैं। रचनाकार जब समाज को देख करके समाज को दिशा देने के लिए लिखता है, रचना करता है, तो उसके जहन में एक समानांतर दुनिया गढ़ने का एक सपना होता है। आपको याद आ रहा होगा, समानांतर दुनिया नाम से एक दुनिया समानांतर नाम से राजेंद्र यादव को 20 यूं कहानियों का संपादन करते हुए लिखते हैं कि विश्वामित्र, सबसे पहले वो विश्वामित्र को याद करते हैं जो त्रिशंकु को स्वर्ग की तरफ भेज देते हैं और देवता उसे स्वीकार नहीं करते कि जीते जी कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। ये यूटोपिया हो सकता है, लेकिन राजेंद्र यादव एक दुनिया समानांतर की शुरुआत विश्वामित्र की इस ख्वाब को लेकर के, जो यूटोपिया ही था, बीसवीं और 21वीं सदी के जीवंत संपादक हिंदी साहित्य के राजेंद्र यादव रहे, जो धर्म और पाखंड के खिलाफ लगातार संपादकीय लिखते रहे, चर्चित विवादास्पद होते रहे, जिन्होंने अपनी हंस पत्रिका में स्त्री विमर्श या स्त्री की को लेकर के उन्होंने विमर्श खड़ा किया और उसके पैरेलल समानांतर दुनिया खड़ी की, जिसमें दलित साहित्यकारों ने जो आत्मकथाएं लिखी, कहानियां लिखी, कविताएं लिखी, उसको स्थान दिया। और उस बहस को राजेंद्र यादव ने लगातार उस लो को, उस मसाल को जिलाए रखा। तो ऐसे में जब जब भी दलित विमर्श पर सभा संगोष्ठी होती है, वेबिनार सेमिनार होते हैं विश्वविद्यालय या कॉलेजों में, तब प्रेमचंद की इन 3-4 कहानियों का अक्सर जिक्र होता है। कफन, पूस की रात, ठाकुर का कुआं और सदगति। मुझे लगता है कि प्रेमचंद को अक्सर जब भी हास्य की बात की जाएगी, विमर्श दलित साहित्य की बात की जाएगी, तो सदगति के बतौर प्रेमचंद को और उनके गोदान उपन्यास में, जहाँ खटिक पात्र और कफन में चमार पात्र, गोदान में और सदगति में दुखिया चमार और दुखिया चमार का परिवार। कहानी की शुरुआत ही यहीं से होती है कि चमारों का मोहल्ला है, उससे दूर कोई 1 किलोमीटर जहाँ पंडितों का निवास है, मोहल्ला है। पत्नी दुखिया चमार की परिवेश देखिए कि इस कहानी में कुल 4-5 पात्र हैं। दुखी चमार, उनकी पत्नी जुरिया। आपको याद आएगा इसी से कि जब आप उपन्यास गोदान पढ़ते हैं तो अंधनिया होती है, यहाँ जुरिया है, बिल्कुल उसी की अनुभूति दिलाती हुई, लेकिन वो किसान की पत्नी है। यहाँ मजदूर की, श्रमिक की और दलित परिवार की, उस मोहल्ले की दुखी चमार की पत्नी है
लेकिन प्रेमचंद जो सवाल उठा रहे हैं, आज भी दलित समाज वहीं खड़ा है, इसी चौखट पर, कि जो हर अपने काम में पंडित की राह देखता है, सगुन दिखाने के लिए, उनके घर में ठीक काम करने के लिए, मुहूर्त देखने के लिए। आज भी दलित समाज के पढ़े लिखे अनपढ़ लोग पंडित का इंतजार करते हैं। और सदगति का शीर्षक देखिए थोड़ी देर के लिए, कि सदगति, अच्छी गति कब और कैसे मिलती है। दुखी चमार पंडित की चौखट पर श्रम करते करते दम तोड़ देता है। ये उस दौर की सामंती परिवेश की मध्यकाल की विडंबना रही है। और प्रेमचंद 20वीं सदी के दूसरे तीसरे दशक के रचनाकार रहे, जब देश गुलाम था, मध्यकालीन दौर में ही गुजर रहा था। हर समाज कोई भी काम करेगा तो पंडित जी से मुहूर्त निकलवाने की बात करेगा। दुखी चमार भी, उसकी पत्नी कहती है कि आप जाइए और पंडित जी को बुला लाइए, अगर लेट हो जाएंगे तो पंडित जी अपने काम में लग जाएंगे, फिर वो नहीं मिलेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें कुल मिलाकर के 4-5 पात्र है। दुखिया चमार और उसकी पत्नी जुरिया, और वहीं पंडितों के मोहल्ले में रहने वाला गोंड आदिवासी का नाम आता है। पंडित का नाम घासीराम, और पंडित जी की पत्नी। इन 4-5 पात्रों के आधार पर कहानी आगे बढ़ती है। शुरुआत में ही गोंड को उसकी पत्नी याद करती है कि जो पंडित जी आएंगे तो उनको एक सीधा देना होगा, सीधे में आटा, नमक, दाल, पाव भर घी। और देखिए, छुआछूत का दंश इस कहानी में दिखाई देता है कि जिस सीधे को पंडित जी को वो भेंट देने वाले हैं, वो खुद ला करके खरीद करके पंडित जी को सुपुर्द नहीं कर सकते, क्योंकि फिर छूत लग जाती है। सो दुखिया चमार की पत्नी कहती है कि गोंड की जो बेटी है, उससे दुकानदार के पास ये सारी सामग्री लेना, और वो घर रख कर के सामग्री को जाएगी, और हम अपनी थाली में भी नहीं रख सकते। तब एक पत्तल बनाइए, वो पत्तल में रखेंगे, और ये सारी सामग्री उनकी लड़की दुकान से लेगी या रखेंगी, पत्तल में रख देगी। पंडित जी तब इसे ग्रहण करेंगे। दुखी कहता है पत्नी से कि वो यहाँ आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, अपनी खटुली यानी खाट पर तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि चमार की ये खाट है, इस पर पंडित जी कैसे बैठ सकते हैं। पंडित जी उनका खाना नहीं खा सकते, उनकी कच्ची सामग्री ले नहीं सकते उनके हाथ से, लेकिन पंडित जी लेंगे जरूर, पर उनके हाथ से लेंगे तो छूत लग जाएगी। छुआछूत का जो दस्ता सदियों से चला आ रहा है, इस कहानी में जो दलित तबका, समाज, लेखक, राइटर कहानी, कविता और आत्मकथा लिखते हैं, उसमें अपने ही बारे में लिख रहे हैं। प्रेमचंद दुखी के मोहल्ले में, चमारों के मोहल्ले में चमार पात्र को गढ़ता है, और एक द्वंद्व खड़ा करता है कि समाज का एक तबका पंडित है घासीराम, जो जिस मानसिकता में जी रहा है, छुआछूत करता है, और चमार के द्वारा खुद कहलवा रहे हैं। इससे वो स्थिति स्पष्ट होती है कि प्रेमचंद में, दलित विमर्श में, बेशक प्रेमचंद को इग्नोर किया जाता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। एक अति तक जाना
और शायद राजेंद्र यादव इस द्वंद्व को उभारने के लिए हंस पत्रिका में यह अवसर प्रदान करते हैं और ये बाकायदा 1.5-2 दशक तक बहस प्रेमचंद की उस पत्रिका में जिसे राजेंद्र यादव समाज में लगातार चलती रही। दुखिया चमार की पत्नी कहती है कि उनके लिए अपनी खाट पर बैठना नहीं लगता कि वो बैठेंगे, सो आप जाइए और ठाकुर मोहल्ले में जाकर के किसी ठाकुर से एक खाट मांग लाइए, उसको रखिए जिसमें पंडित जी बैठेंगे। देखिए तर्क कहीं नहीं है, खाट भी वो उठा के लाएगा और फिर पंडित जी बैठ जाएंगे, लेकिन पंडित जी उनकी खाट पर नहीं बैठेंगे। शायद ये समझिए कि जिस पर वो लोग दलित लोग बैठते उठते हों, उस खाट पर पंडित कैसे बैठ सकता है। हाँ, जिस पर ठाकुर की खाट होगी तो ठाकुर बैठते रहे, ठाकुर की खाट को लेकर के भी पंडित आएगा। ठीक यही विडंबना यह है कि जब पंडित जी के घर दुखी चमार आता है, कहता है कि पंडित जी आप शायद निकालने के लिए घर चलिए, तो पंडित जी कहते हैं किस तरह से उसे अपमानित करते हैं, लेकिन वो अपमानित नहीं होता। वो कहता है कि अब भी मेरे पास वक्त नहीं है, पहले नहाऊंगा धोऊंगा, खाना खा करके आराम करके फिर चलूँगा, तेरा काम करेंगे ठहर करके। तब तक तुम ये जो भूसा पड़ा है इसको उठा के बांध करके एक जगह रख। दूसरा, ये गांठ पड़ी है लकड़ी की बहुत दिनों से, इसको फाड़ दे, जलाओ, लकड़ी बना दे, और ये जो खुला आंगन है इसमें झाड़ू लगा दे, यानी बेगार करवा दे। इतने सारे काम बता दिए कि ताकि वो शाम ढलते ढलते, यानी एक पूरा श्रम मजदूर का बेगार करवाना उस दौर का हकीकत थी, दास प्रथा थी। अमेरिका तक में भी गुलाम मोह से बेगार कराना राजा महाराजाओं के दौरान ये प्रथा थी, सामंतवाद में। सो पंडित भी और वो गोंड आकर के कहता है कि जब वो लकड़ी फाड़ रहा होता कि तू सुबह ही आ गया, लकड़ी फाड़ ही रहा है, तो क्या खाना वाना मिला है? तो दुखी चमार कहता है कि खाना, पंडित का खाना में पचेगा क्या? तो गोंड में वो बात आती है जो प्रेमचंद कहलवाना चाहते हैं। वो आग, वो क्रांति यहाँ गोंड में है कि पचना तो बाद की बात है, पहले खाना तो मिले। जमींदार के यहाँ जाते हैं तो बेगार करवाते हैं, हाकिम के यहाँ जाते हैं तो बेगार करवाते हैं, लेकिन कुछ मजदूरी भी देते हैं। लेकिन यहाँ पंडित के यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, खाना भी नहीं। और द्वंद्व देखिए कि पंडित कहता है पंडिताइन से कि कुछ रोटी बची हो तो ये भूखा है, शायद सुबह सुबह चला आया है, इसके लिए दे दो। तो पंडिताइन कहती कि बची तो है 2-4। फिर पंडित बोलता है कि 2-4 से इसका क्या होगा? चमार ठहरा, मोटे मोटे 8-10 टिक्कड़ खाएगा। ऐसा कर, मोटे मोटे टिक्कड़ बना दे। पंडिताइन आलस में कहती है कि 4 बची है, रहने दो, दोपहर हो रही है, कहाँ खाना बनाऊंगी? और वो 2-4 भी नहीं देते। पंडित लेता है, देता नहीं। ये आज का भी सच है, तब का भी था, आगे भी रहने वाला है। इस पर फिर कभी बात होगी। कहने का आशय यह है कि उससे काम करवाया जाता है लेकिन दिया नहीं जाता, बेगार करवाई जाती है। बेगार उस दौर का कड़वा सच था, लेकिन बेगार
चूंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन का भी दौर था, तो कुछ मजदूरी दे दी जाती थी। खाना, कहा है गोंड ने कि जमींदार बेगार करवाता है लेकिन खाना दे देता है, हाकिम बेगार करवाते हैं लेकिन कुछ मजदूरी दे देते हैं। तुम यहाँ पंडित के यहाँ खाना भी मिला या नहीं, पच जाएगा, इसकी चिंता मत कर, ये बात की बात है, जितना तू काम करता है। लेकिन एक दुखिया चमार के अंदर बैठा हुआ कि पंडित पवित्र है, भगवान के नजदीक है, इनका खाना हमें पचेगा नहीं, कारण कि हम, यह सारी दुनिया इन्हें देती है, इनसे हम ले नहीं सकते, और इनसे लेंगे तो इनका इतना भारी भरकम होगा कि हम पचा नहीं पाएंगे। इसके कई अर्थ निकलते हैं, आज विमर्श में इसके अर्थ भी निकाले जा सकते हैं। उस लकड़ी को, जिसको कई बार पंडित जी, चूंकि ऐसी गांठ हो गई है, इस गांठ का भी प्रतीक हो सकता है कि ये समाज की ऐसी गांठ जो अब तक टूट नहीं सकी, कट नहीं सकी, और एक दलित आकर के इसे काटने का प्रयास करे तो काट नहीं सकता, क्योंकि अब तक नहीं कटी। ये कहानी का ऐसा हिस्सा है जो समझने की जरूरत है। प्रेमचंद ऐसा प्रतीक छोड़ रहे हैं कि दुखी चमारा आता है, पंडित जी को बुलाने आता है, पंडित जी जाते नहीं, जाने से पहले एक काम देते हैं, काम ऐसा देते हैं कि उसको पूरा करने में उसकी दम निकल जाती है, प्राण निकल जाते हैं। कहना ये चाहते हैं प्रेमचंद कि अभी सदगति होने वाले नहीं, या ये गरीब तबका, अछूत तबका, दलित तबका पंडितों में ही, पंडितों के कर्मों में ही सदगति मान रहा है, तो पंडित के घर मरना को भी शायद सदगति मान रहा है। उनके मुंह से निकली हुई जुबान उसको शुभ बात मान रहा है, शुभ घड़ी कहलवा रहा है, और पंडित के अंदर जो भरी हुई है वो ये है कि तुम सिर्फ काम कर सकते हो, कमा सकते हो, सारा कुछ हमें दे सकते हो, हम बैठे बैठे उस पर पोती पन्ने जो तुम्हें बता देंगे झूठ सच, उसके आधार पर तुमसे बहुत कुछ दान दक्षिणा ले सकते हैं, दान दक्षिणा लेने में भी एहसान करेंगे कि तुम्हारे हाथ से नहीं ले सकते, हम इतने पवित्र हैं। तो प्रेमचंद इतना कुछ कह रहे हैं यहाँ, और उस दौर में कह रहे हैं जब अम्बेडकर भी बाद में आकर के वो आंदोलन खड़ा करेंगे, उस आंदोलन के बाद दलित विमर्श खड़ा होगा, दलित साहित्यकार रचनाएं करेंगे, फिर वो रचनाकार प्रेमचंद पर सवाल उठाएंगे। तो शुरुआत उस दौर में जब प्रेमचंद से पूर्व कथा साहित्य यूटोपिया था, कल्पना जनित था, यथार्थ से दूर था, यथार्थोन्मुखी, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से खुद प्रेमचंद गुजरते हैं। शुरुआती रचनाओं में आदर्श झलकता है, बाद की रचनाओं में यथार्थ आने लगता है। गोदान में भी ये आदर्श दिखाई देता है, लेकिन वहाँ भी दलित तबका जो छुआछूत का दंश झेल रहा है, वहाँ भी वो पात्र होता है, दाता दीन पंडित होते हैं। उनके मुंह में खटिक चमार मिल करके हड्डी ठूंस देते हैं कि तुम अगर हमें पंडित नहीं बना सकते हो, हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते हो, तो हम तुम्हें चमार बना सकते हैं कि जब तुम यहाँ शादी कर सकते हो और फिर भी चमार कहते हो, तो या तो हमें पंडित बना दो, चमारिन को पंडित बना दो, अन्यथा हम तुम्हें चमार बना देते हैं, क्योंकि हम मांस खाते हैं, पंडित मांस नहीं खाते। तो इस तरह से ये कहानी सदगति, जहाँ पर एक पंडित की चौखट पर बेगार करते करते दुखिया चमार प्राण त्याग देता है, तब भी उसके मन में एक सामान्य करुणा नहीं जागती,
और चमारों के मोहल्ले में जाकर के कह देते कि मुर्दा है, मुर्दा को उठा लाओ। लेकिन यहाँ पर गोंड आकर के पहले कह देता है कि देखिए ये कोई मामूली बात नहीं है, पुलिस केस है, काम करते करते उनके घर पर मर गया है, ये पुलिस केस बनेगा, मुर्दे को उठा के मत लाना। ये चुनौती देके जाता है। तो इस तरह से जब गोंड वहाँ चमारों में जाके एक मोहल्ले में कहता है तो मोहल्ले वाले फिर नहीं आते। महिलाएं रुदन करती है तुरंत आकर के सुबह तक, और वो भी फिर घर लौट जाती है। पंडिताइन को ऐसा महसूस होता है कि सोने नहीं दे रही है, रो रहे हैं, उनको सोने में बाधा पड़ रही है। लेकिन वो वापस लौट जाती है तो कहते हैं कि अब इस लाश को उठाने आएंगे। लेकिन जब देखते हैं कि नहीं आएंगे, तब पंडित को लगता है कि पंडित लोग भी उठाएंगे नहीं, सो उसके हाथ नहीं लगाता पंडित, और एक रस्सी से उसकी पैर को बांधता है और घसीटता हुआ बाहर मोहल्ले के जंगल की तरफ ले जाता है, जहाँ उसे चील कौवा नोच नोच के खाते हैं। इस तरह से शायद दुखी चमार को सदगति हो जाती। सदगति से मतलब वो मैसेज दे रहे हैं, प्रेमचंद संदेश दे रहे हैं कि वो आया था यहाँ पंडित जी से शायद निकलवाने के लिए, बुलाने के लिए। और सारी कहानी वहीं ठहर कर रह जाती है, वहीं खत्म हो जाती है। इतना गजब का मैसेज कहानी में प्रेमचंद देने में सफल रहे हैं। हम केवल विमर्श खड़ा करने के लिए उंगली नहीं उठा सकते। बेशक बाद में चल कर के दलित रचनाकारों ने सीधे सीधे उंगली उठाई है और सवाल खड़े किए हैं। सदगति में शुरुआत प्रेमचंद जिस तरह से करते हैं, प्रेमचंद पंडितों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं उनके कर्मों से। छुआछूत कैसे करते हैं, आईना दिखाते हैं समाज को। इतना आईना भी दलित लेखकों के लिखने के बावजूद, शिक्षित होने के बावजूद, नौकरी पेशा होने के बावजूद कितनी चेतना आई है। अंबेडकर के आंदोलन के बावजूद वो उतनी पाखंडी, कर्मकांडी, अंधविश्वासी और पंडितों से अभी भी वही काम करवाते हुए, बेशक अब दुखी चमार पंडित को बुलाने आएगा तो पंडित पहुंच जाएगा, बेगार नहीं करवाएगा, इतना फर्क आ गया है। लेकिन बहुत कुछ अवशेष उन दलितों में, उस मानसिकता, उनकी मानसिकता में यह है कि पंडित द्वारा अभी भी काम करवाया जाएगा, पंडित को बुलाया जाएगा, वो सब किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ तबके में 10-5% में चेतना आई है, लेकिन 90% अभी दुखी चमार की स्थिति में है। ये अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। बावजूद इसके अंबेडकर भी कह गए, बहुत कुछ कह गए, रास्ता दिखा गए। 14 अप्रैल को हम उन्हें याद करेंगे। शहर कस्बों में फूल मालाएं चढ़ाएंगे, भाषण दिए जाएंगे। लेकिन सदगति कहानी में जो आया है, दलित साहित्यकारों की बहुत सारी रचनाएं जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाई लिखाई जा रही है, अध्यापन करवाया जा रहा है, इसके बावजूद समाज अभी बहुत आगे बढ़ा नहीं। तो चलिए इस कहानी पर फिर पुनः एक बार हम मिलेंगे, विमर्श करेंगे। धन्यवाद।